हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने टेंस की कुछ बेसिक बातों के बारे में जिक्र किया था। टेंस पार्ट 2 के इस वीडियो में भी हम कुछ बेसिक बातों को देखेंगे और टेंस को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं टेंस पार्ट 2 में। देखिए, हमें पता है कि टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और हर एक भाग के 4 भाग और होते हैं। यानी कि इन पार्ट्स को आगे फर्दर कैटेगराइज हम लोग करते हैं, है ना, क्लासीफाई करते हैं। तो देखो, हर एक टेंस का, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन तीनों के लिए ये 4 पार्ट आते हैं। इन 4 पार्ट्स के जो नाम हैं वो मैंने बोल्ड लेटर में यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडेफिनिट को इंडेफिनेट बोलते हैं और फिर इंडेफिनेट ही यानी कि NATE ही लिखाते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, है ना, कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, लेकिन हमें बेसिक चीज़ तो पता ही होनी चाहिए ताकि कहीं पर भी ये एरर ना हो। ठीक है जी। तो इंडेफिनिट में देखो, पहला पार्ट आता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। इसी को सिंपल प्रेजेंट भी या सिंपल पास्ट भी या सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। किसी बुक में क्या होता है ना, किसी बुक में सिर्फ इंडेफिनिट लिखा होता है, सिंपल नहीं लिखा होता। किसी बुक में सिर्फ सिंपल लिखा होता है, इंडेफिनिट नहीं लिखा होता। मैंने दोनों ही चीज़ें मेंशन कर दी हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे देखो, सेकंड पार्ट है कंटिन्यूअस टेंस और इम्परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को ही इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। चाहे आप प्रेजेंट का कंटिन्यूअस कह लो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, चाहे पास्ट इम्परफेक्ट, चाहे फ्यूचर इम्परफेक्ट, बात तो एक ही है। फिर देखो, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है जी। फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस कह लो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कह लो, मतलब तीनों के लिए ये चारों पार्ट सेम ही रहेंगे और ये चारों ही पार्ट इन तीनों में यूज होते हैं। तो इनके नेम्स में आज के बाद आप कोई एरर ना करें, इसलिए मैंने कैपिटल में यानी कि बोर्ड में लिख दिया है। ज़्यादातर गलती बच्चे यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ए लगा देते हैं, यहाँ ए नहीं आई ही आएगा। इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है, NITE होता है, और कंटिन्यूअस में TINUOUS होता है। ठीक है जी, NUOUS होता है। बाकी अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो परफेक्ट में तो खैर कोई एरर नहीं होती, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो देखो एज इट इज आ गया। अब इनके नेम्स के बाद कुछ और बेसिक बातों को देखेंगे हम लोग। हाँ जी, तो देखो, प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे और उसका हिंदी या फिर पंजाबी ट्रांसलेशन करोगे तो आपको हर सेंटेंस के एंड में ये कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है जी। किसी भी टेंस में, इंग्लिश में लिखे हुए किसी भी सेंटेंस को हिंदी या पंजाबी में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर ना लास्ट में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। उनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से सुनना। प्रेजेंट में देखो, है, हैं, हो, ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। हिंदी में हम लोग कह देते हैं। अच्छा, पंजाबी में इसी को कहना हो तो है, हाँ, हन, हो, पंजाबी ये चीज़ें आ जाती हैं। हिंदी में देखो, पास्ट के लिए था, थी, थे, जहाँ कहीं भी लाइन के एंड में, यानी कि हिंदी या पंजाबी सेंटेंस के एंड में था, थी, थे, पंजाबी च आप कहते हैं सी, सन, है ना, ये चीज़ें आ जाए तो वो की हो जाता है, पास्ट का मनिया जाता है, तो उसको हम पास्ट का मानते हैं। उसी तरह हिंदी में आ, या, ई, ए, अगर ये चारों में से भी कोई आ जाए ना तो उसको भी हम लोग पास्ट का ही मानते हैं। उसी तरह पंजाबी च आप कह सकते हैं उसी तरह आ, या, ई, ए, जे पंजाबी च ये चारों आ जाए तो उन्होंने पंजाबी च आप फिर पास्ट का ही सेंटेंस मनांगे। फिर देखो, फ्यूचर टेंस में भविष्य या आने वाले समय के बारे में गा, गी, गई, इसमें तो बस 3 ही है, गा, गी, गई। हिंदी में भी सेम, पंजाबी में भी सेम, बस एक कन्ना का फर्क है। इन्हों कन्ना आप कह देंगे, थोड़ा छोटा रह जाएगा, हिंदी चाहे पूरा आंदा है। ठीक है,
हिंदी में तो पूरी लंबी लाइन आ जाती है, लेकिन पंजाबी में बस आधी लाइन आती है। इसे करना कहते हैं, जिसको नहीं पता उसे पता लग जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ें हिंदी और पंजाबी में आप समझ सकते हो। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग समझेंगे। हाँ जी, सभी ध्यान देना। तो देखो, हम टेंस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टेंस में इस तरह के सेंटेंस आएंगे जहाँ सब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर कर रहा होगा, है ना। बीच में सब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म जरूर करता है। तो देखो, जब भी हम किसी एक्शन की बात करते हैं तो कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस दो तरह के हो जाते हैं। ये जो प्लस VE लिखा है इसका मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, इसका भी मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। माइनस VE यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क डाल के VE यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं और इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही बातें हैं, कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव कहो या इंटेरोगेटिव कहो, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। अब देखो, कह रहा है एक तो ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या ऐसे भी पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है। अब ये जो वी है ना, ये वर्ब को डिनोट कर रहा है, और ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और ये मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है जी। अकेले वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। लेकिन अगर हम टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वी का मतलब मेन वर्ब होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक्शन तो जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो टेंस चैप्टर के अंदर अकेला वी है वो मेन वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक्शन तो हमें बताना ही पड़ेगा कि इसने कोई ना कोई एक्शन जरूर किया है। अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रह जाए तो हो सकता है वो किसी कंडीशन या किसी टाइम की बात करे, ठीक है जी। अब कह रहा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरे वाला जो है, जो दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें क्या खासियत है। ये जो वर्ब था ना, इसको दो पार्ट में हमने बांट लिया। जो अकेला वर्ब यहाँ पर लिखा हुआ था, इस अकेले वर्ब को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बार के लिए मेन वर्ब को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि ये अकेले वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। कभी भी आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आए हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, उसके बाद ही मेन वर्ब आ सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेन वर्ब ही पहले आ जाए और हेल्पिंग वर्ब बाद में रहे, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है, समय बताने का काम करता है भी, ये जो एक्शन है ये किस समय में हुआ, ठीक है जी। और देखो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नो, नॉट, नेवर यानी कि किसी बात के लिए ना कहा गया हो, नहीं, जैसे ना, नहीं, कभी नहीं, इस तरह के शब्द आए हों, ठीक है, तो उसे नेगेटिव कहते हैं। तो देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। नॉट लगाने के लिए कोई ना कोई हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। आप यहाँ देख लो, मैंने स्पेशली यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है कि नॉट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, ठीक है जी, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। तो अब देखो सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और नॉट के बाद तो फिर मेन वर्ब ही रहेगा, और मेन वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, जो ये ऑब्जेक्ट है ना, एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद ही आता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और मेन वर्ब को हम बाद में रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। अगर इंट्रोगेटिव करना हो तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप सब्जेक्ट की जगह ले जाओ और सब्जेक्ट को उठा के आप हेल्पिंग वर्ब की जगह ले आओ, बाकी सारी चीजें एज इट इज रह जाएंगी और वो आपका इंट्रोगेटिव हो गया, बस नॉट को छोड़ के, ठीक है जी, नॉट को छोड़ के बाकी सारी चीजें एज इट इज रह जाएंगी, वो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। देखो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया पहले, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में भी देखो दो तरह से इंट्रोगेटिव बनता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से जब भी स्टार्ट होगा तो इसका आंसर किस में आता है, यस या फिर नो में आता है।
लेकिन अगर मान लो कोई WH वर्ड से क्वेश्चन किया गया हो तो WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरुआत में आ जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रह जाएंगी और ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा WH वर्ड वाला। ठीक है जी, WH वर्ड वाला आया तो कुछ खास नहीं है, सबसे स्टार्टिंग में WH को रख देना है, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज रह जाएंगी। और जैसे ही WH वर्ड हमने लगाया तो इसका जो आंसर आएगा वो डिटेल्ड होगा, यानी कि यस या नो में आंसर नहीं होगा बल्कि डिटेल्ड आंसर मिलेगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसलिए समझाया है क्योंकि पूरे के पूरे टेंस चैप्टर में, चाहे आप प्रेजेंट पढ़ो, पास्ट पढ़ो, फ्यूचर पढ़ो, सब टेंस के हर एक पार्ट में आपने यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको हर एक टेंस के हर एक पार्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए ये आपको अच्छे से ग्रैप्स होना चाहिए। तो एक बार फिर से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो एक रजिस्टर और पेन के साथ बैठे इस वीडियो को जब भी वो वॉच करें, ताकि सारी चीज़ें वो नोट डाउन कर सकें। ये चीज़ें आपकी टेंस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाएंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग टेंस का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हर एक टेंस को हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर टेंस के प्रेजेंट टेंस से, और फिर उसके बाद देखेंगे इसमें कैसे कैसे चीज़ें डील की जाती हैं। ठीक है जी, चलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय आर्यवर्त।